भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में मैं हाजिर हूं। चुनाव भी या चुनाव से पहले की जो तमाम तैयारियां हैं, रणनीति है, वो भी बड़ी गजब की होती हैं। हर किसी को हर कोई याद आता है। जो पिछले 5 साल ना याद आया हो, उसको हर चुनाव से पहले वो तमाम सारे लोग याद आने लगते हैं कि आपके साथ बड़ा गलत हुआ है और ये हुआ और वो हुआ। मिसाल के तौर पे वैसी साहब इस समय दौरे पे हैं, सुल्तानपुर में आज जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हर पार्टी ने आपका शोषण किया। आपसे मतलब उनका मतलब था कलियुग से। उन्होंने कहा कि आपका शोषण किया गया है। हर आदमी, चाहे कोई बसपा हो चाहे सपा हो, सबने आपके साथ शोषण किया है। और मेरी जुबान में जो कड़ाई है, उनका कहना था कि जो कड़क आवाज है उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, यानी सुल्तानपुर के लोग हैं, वो जनता, वो आवाम है। क्योंकि अगर उसने चुना नहीं इस बार तो फिर गड़बड़ होगा। इसलिए चुनना इस बार वहां से मतलब है मुसलमान नेता को चुनना है, ये वो कहते हैं। इसी तरह से मायावती जी ने कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर विधानसभा में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता बनाए जाएंगे। तो बहन मायावती जी ने ब्राह्मणों की तरफ फेंका है। ओबीसी को लेकर तमाम अभी कुछ दिन पहले ही कहा गया था कि इतने लोग ओबीसी के लोग जो हैं मंत्री परिषद में है या तमाम सारी जगह पे मौजूद हैं। तो हर कहीं हर कोई दांव फेंक रहा है। प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं कोई ब्राह्मणों को लेकर कह रहा है, कोई कह रहा अकलियत मुसलमानों के लिए के बात कह रहा है। लेकिन तमाम इन सब चीज़ों के बीच में, रस्साकशी के बीच में मुद्दा आखिर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। पहले इस तरफ रुख करते हैं, बाइट की तरफ, मेहमानों से तारुफ कराते हैं और बहस की ओर आगाज करेंगे। हमारा आस्था का विषय है ये, इसको चुनाव से हम नहीं जोड़कर देखते। कभी भी भारतीय जनता पार्टी, ना आदरणीय मोदी जी ने, ना योगी जी ने, ये हमारी आस्था का है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और धार्मिक नगरी है। प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये हमारा संकल्प था। संकल्प से सिद्धि की तरफ जा रहे हैं और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि जहां लगातार हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हर महीने जाते हैं अयोध्या में और कुछ न कुछ नया वहां करके आते हैं, तो ये आस्था है। और आज जब दीपोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी अपना कोई काम गिना पाने में सक्षम नहीं है। न किसानों के बीच बात रख पा रहे हैं, न बेरोजगार नौजवानों के बीच, न गांव में, न गरीब के बीच। तो फिर भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। भगवान राम का बाजारीकरण, भगवान राम का व्यवसायीकरण और भगवान राम के मंदिर में भ्रष्टाचार जिस सरकार ने कर लिया हो, जिस सरकार ने कहा हम राम राज लाएंगे, वो गुंडा राज ले आई हो, ऐसी बीजेपी एक बार फिर भगवान राम के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। और भैया जी कहीं का भी मंच सज चुका है और जो लोग हमारे आज मेहमान के उसमें हैं, के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सुनील यादव जी खुद मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे और अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 शब्दों का इस्तेमाल किया सुनील यादव जी आपने, तो सबसे पहले मैं बीजेपी को ही बोल देता हूँ। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर भ्रष्टाचार और देश में गुंडा राज, ये 2 चीजें उन्होंने इस्तेमाल करी। सुनील यादव जी ने अपने बाइट में कहा कि ये वो कर रहे हैं और राम के नाम पर जो है वोट मांगने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। उसके बाद आगे तमाम मुख्तलिफ मुद्दों पे आऊं, उससे पहले के शर्मा जी आपका आगाज। देखिए, ऐसा है प्रतीक जी कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील जी हैं, इनके पास कुछ आरोप लगाने के लिए वहाँ कोई विषय तो है नहीं, इनके पास न चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा है, तो इनको तो वहाँ कुछ झूठे आरोप लगाने हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर, राम मंदिर के जो कार सेवक थे उन पर, इन निहत्थे हिंदुओं पर इन्होंने गोली चलाई, केवल मुसलमानों को तुष्टीकरण करने के, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए। तो ये तो हत्यारी पार्टी है और इनके मुंह से राम का नाम तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिसने स्वयं मुलायम सिंह जी ने यह कहा हो कि मुझे जो है और लोगों की हत्या करनी पड़ती आप लोगों की संतुष्टि के लिए, तो हम और लोगों की हत्या करते,
यहां तक कह चुके हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। तो इनका जो आप रवैया है वो सबको पता है। रही बात इस बार के चुनाव की, तो हमको इसको मुद्दा लेकर नहीं चाहने वाले। राम मंदिर अपने आप में जनता को पता है कि हमने जो है अथक प्रयास के बाद ये भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। ये हमारे निरंतर घोषणा पत्र में भी रहा है और तब हमको ये सांप्रदायिक ठहराया करते थे। आज जब बनने लगा है तो अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है वहां की क्या। शुक्रिया, शुक्रिया। हम पूरा राइट सर, सुनील यादव जी प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे। सर मैं आ रहा हूं एक बात मात्र प्रतीक जी, हम पूरा चुनाव जाति, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को यूपी की जनता त्याग चुकी है। अब ये जो है विकासवाद पर चुनाव हो रहा है और जनता जो है विकासवाद की पर जो है वोट करेगी। ये 14 में भी किया है, 17 में भी किया और 19 में भी वो किया है। और बहुत बहुत शुक्रिया जी। सुनील यादव जी, हत्यारी पार्टी, कार सेवकों पे निहत्तों पे गोली चलाना, मुलायम सिंह यादव जी का पुराना वक्तव्य, तमाम सारी बातें इन्होंने कह दी, हम रिपीट नहीं करेंगे। सुनील यादव जी, आपका ओपनिंग रिमार्क। देखिए प्रतीक जी, मैंने अपनी बाइट में सबसे पहले ये कहा कि जब सरकार, बीजेपी सरकार एक भी काम गिना पाने में सक्षम नहीं है, जिस सरकार ने कोरोना जैसी महामारी में बेईमानी कर लिया हो, जिस सरकार ने भगवान राम के मंदिर के जमीन में घोटाला कर लिया हो, जिस सरकार और संगठनों ने हजारों करोड़ रुपए का चंदा गटक गए हों, उसका हिसाब किताब नहीं है, वो लोग आखिर किस रामराज की बात करते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में रामराज है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने के लिए महिला का चीरहरण कर लेंगे? क्या रामराज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री रहे, वो बेटी के साथ दुष्कर्म करते हैं और भारतीय जनता पार्टी बताती कि ये राष्ट्रभक्त हैं? क्या आप कह सकते हैं कि किसान लगातार, देश का अन्नदाता धरने पर बैठा है, कितने किसान शहीद हो गए और आप मौन हैं? ये रामराज है? बेरोजगार नौजवान लाठियां खा रहे हैं, एफआईआर लिखी जा रही हैं, ये रामराज है? जो पत्रकार सच बोल दे, सच लिख दे, उसको एफआईआर करके आप जेल में डाल रहे हैं, ये रामराज है? अरे आपने तो अच्छे सपने दिखाए थे। आपने तो कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, अच्छे गांव कर देंगे, सड़क में गड्ढे नहीं होंगे, बिजली 24 घंटे आएगी। आपने कहा था कि हम लैपटॉप देंगे, आपने कहा था बुलेट ट्रेन देंगे, आपने कहा था बेटियां सुरक्षित रहेंगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपने दिया था। आप अपना संकल्प पत्र पढ़िए, जिस संकल्प पत्र पर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बहुमत मिला। देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए, अपने दूसरे नेताओं का भाषण सुनिए कि उत्तर प्रदेश के किसानों से आपने क्या वादा किया था। आपने कहा कि 2022 में हम आय दोगुनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। अरे आप कहां खड़े हैं? हमने फिर, मैं प्रतीक जी आपकी डिबेट में कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्म, अपना भ्रष्टाचार, अपनी बेईमानी, अपना नकारापन छिपाने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं। राइट, वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं एक रिस्पॉन्स दे देता हूं। प्रतीक जी, यहां पर समाजवादी पार्टी बैठकर अभी महिलाओं के और इस पे बात कर रही है। आश्चर्य होता है, ये अपनी पार्टी में गायत्री प्रजापति को भूल गए। गायत्री प्रजापति इन्हीं की पार्टी की है ना? तो उन्होंने किस तरह से महिला अत्याचार किया था, ये अभी इनको याद नहीं आ रहा है। किस तरह से इनके जमाने में लड़कियों से रेप करके पेड़ में टांग दिए जाते थे, वो ये इनको याद नहीं आ रहा है। ये भूल गए, पत्रकारों की बात कर रहे थे। पेट्रोल डाल के जिंदा जलाया हो जिन्होंने बाराबंकी के पास पत्रकार को। ये वो पार्टी है जिन्होंने पत्रकारों को जिंदा जलाया। शाहजहांपुर और जिस पार्टी में मुलायम सिंह इनके नेता, अब इनको बीच में बंद कराइए। प्रतीक जी, ये सब घटा नहीं, खुली डिबेट प्रतीक जी बंद कराइए इनको। क्यों सुनील यादव बौखलाए ना, सुनील यादव बौखलाइए मत आप। अरे मैं आपको घटना भी बकायदा जो है घटना बताऊंगा। हम सफाई करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मत बलात्कारी पार्टी के लोग, गुंडे पार्टी के लोग बौखलाइए, झाड़ू लगा करके दिल्ली भेजेंगे। सुनिए, अरे तो एक सीट के लिए तरस जाओगे। बंद कराइए, मैं जवाब देता हूं। मुख्यमंत्री हारेंगे, आराम से वन बाय वन। आपके मुख्यमंत्री तीनों चुनाव हारेंगे। बंद कराइए 1 by 1।
मुझे 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 बात अपनी पूरी करने। देखिए सुनील जी, एक आपको सजेशन नहीं, पूरी करिए पर सच बोलिए कि तोता आप लेके बताइए कितने रोजगार दिए। सुन लीजिए, आप बताइए किसानों के लिए आपने क्या किया। प्रतीक जी इनको बंद कराइए, नहीं सुन पाएंगे मेरी बात। मैं नहीं बोल रहा हूँ लैपटॉप आपने क्यों नहीं दिए। प्रतीक जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, 1 by 1। हाँ मैं अब इसलिए कह रहा हूँ प्रतीक जी, मैं केवल सुनील यादव जी को एक सुझाव दे रहा हूँ कि तोता लेके किस गली में जो बैठते हैं लखनऊ में, ज्योतिषी बने हुए हैं कि हम आप 2022 जी को देना चाहिए था, तब तो दिया नहीं। भविष्यवक्ता मत बनिए, ये तोतागिरी बंद कीजिए, ये तोता वाली भविष्यवाणी बंद कीजिए। प्रतीक जी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने इनको याद दिलाया, मैं इनको याद दिलाया। अरे सुन लीजिए, मैं आपको याद दिला, अभी मैं आपको उपलब्धि भी गिना देता हूँ। मैंने इनको याद दिलाया कि इनके ही मुलायम सिंह जी इनके नेता थे, वो क्या कहते थे कि जब लड़कियों से बलात्कार की घटनाएं होती थी तो कहते थे लड़के हैं, गलतियां हो जाया करती हैं। तो ये मुलायम सिंह जी जो लड़कियों के बलात्कार पर इस तरह का बयान करते थे, वो पार्टी के लोग आज बैठ के इसकी बात, महिला अत्याचार की बात कर रहे हैं। ये तो गलत नहीं है ना प्रतीक जी। और जिस पत्रकार का मैं उल्लेख किया, थप्पड़ मारा इनके नेता मंत्री ने पत्रकार को, जिंदा जलाए, तो आप पत्रकार भाइयों का मामला है। इस तरह की घटनाएं क्या उत्तर प्रदेश में इनके शासनकाल में नहीं हुई? आप उपलब्धियां पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि 36,000 करोड़ रुपए के जो है 86 लाख किसानों का हमने ऋण माफ किया। गन्ना किसानों के लिए 1,12,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान हमारे समय में हुआ। हमने आज 22 से हम 24 घंटा निरंतर बिजली दे रहे हैं। आपको दूंगा चांस में 3 करोड़ परिवारों को हम सुनील जी मैं चांस दूंगा, नए कनेक्शन दिया, सौभाग्य योजना मैं दूंगा चांस। सुनील मैं चांस दूंगा। हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं, 4 लाख लोगों को हमने जो है वहां पर सुनील चांस दूंगा। सुनील एक नहीं, ऐसे तमाम काम मैं गिना सकता हूं जिसका जो है सामना ये नहीं कर पाएंगे सुनील जी। लेकिन ये जो झूठे आरोप और मंदिर के जिस चंदे की बात आप करते हो, मैं चुनौती देता हूं। आप ही कहते थे ना कि हम केस करेंगे, आप ही कहते थे ना कि हमने आपको चुनौती दी। आइए, यदि आपके पास एक भी तथ्य है तो किसी भी न्यायालय में चले जाइए और जाकर आप बताइए, वहां पर तथ्य पेश कीजिए। लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। आज तक हिम्मत नहीं पड़ी आप। सुनील यादव तो लास्ट सुनील यादव रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद डिबेट को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। केवल मंदिर के पूरा ना हो, सुनील राइट सर। राकेश जी, अरविंद जी, सतीश जी, मैं इसके बाद आपके पास जी। सुनील यादव जी क्या पूछा आप प्रतीक जी? आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो आपके पास 20 सेकंड है। आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो 20 सेकंड आपके पास जी। देखिए क्या है जी, मैं केवल एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को वैसे ही मानती जैसे ये लोग संविधान को मानते हैं। मंच पे तो कहते हैं कि मान रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं मानते। जैसे ये महात्मा गांधी को मानते हैं वैसे ही भगवान राम को मानते हैं। जैसे पिछड़े और दलित की बात करते हैं लेकिन उनका आरक्षण और उनका शोषण, तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये बात भगवान राम की करते हैं और कर्म कुकर्म सब रावण के हैं इनके। राइट सर। नाउ द डिबेट इज ओपन। मैं आगे बढ़ता हूं और राकेश मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ होंगे। राकेश जी, आपके पास ओपनिंग रिमार्क है, 30 सेकंड। राम मंदिर, एक जना राम मंदिर जा रहा है। मैं राकेश जी मैं सवाल रख के देता हूं। एक जना राम मंदिर की तरफ है, राकेश जी, एक जना राम मंदिर की तरफ है, एक मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं जी। नाउ योर ओपनिंग रिमार्क। प्रतीक जी थोड़ा सा सुधार कर ले। मेरा नाम राजेश मिश्रा, मैं बनारस से सांसद रहा हूं पहले जी। मैं माफी चाहता हूं राजेश जी, माफी चाहता हूं, शक्ल पहचान रहा था, थोड़ा सा संशोधन जी, माफी चाहता हूं। अभी आपने राम मंदिर और एक नेता वैष्णो देवी जा रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक सबको ये जानकारी है कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में सुन लीजिए पहले ना, राम मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हुआ है। और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था वो किसी की सरकार रहती उसे पूरा करना था। तो उसमें ये कोई कहे कि किसने बनवा दिया, हमने बनवा दिया, ताला तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया था कांग्रेस के जमाने में। उसी समय शिलान्यास भी हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। तो उसमें दल या सरकार को मत लाइए, ये क्रेडिट सारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है। और अभी आपने कहा कि एक वैष्णो देवी दर्शन करने गए हैं, तो दर्शन करना, हम स्वेच्छा से किसी मंदिर में दर्शन करने जाएं
वो हमारा एक धार्मिक अधिकार है। मैं अपने धर्म के अनुपालन में मैं जा रहा हूं दर्शन करने, और एक मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हो रहा है। दोनों में अंतर है। हमारा ये स्वविवेक है, हमारी धार्मिक आस्था है। मैं दर्शन करता हूं, सारे लोग दर्शन करते हैं। अब माननीय राहुल गांधी जी दर्शन करने गए हैं, एक सामान्य बात है। अभी मैं माननीय के शर्मा जी की बात सुन रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार ये बयान अच्छा देते हैं, बोलते अच्छा हैं, लेकिन एक अनुरोध है इस दल के सारे माननीय नेतागणों से कि इन्हें सही बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। आप सही आंकड़े पेश करिए, आप गलत आंकड़े क्यों बोलते हैं? आप सही बात को कहिए। आपने 2014 के चुनाव के पहले जो आपका घोषणा पत्र था, और उसके बाद यूपी विधानसभा के चुनाव के बाद जो आपका घोषणा पत्र था, चुनाव में घोषणा पत्र था, उन दोनों को एक सामने रखिए। आपने 2014 में जो बयान दिया था उसे स्क्रीन पर दिखा दीजिए, और आज जो ये कर रहे हैं उसे आप स्क्रीन पे दिखा दीजिए। हमें लगता है किसी को बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंडित जी, उसमें बहस किस बात की है? पंडित जी, लोगों को आज नौजवान पढ़ लिख के जी पंडित जी, आज बहुत बढ़िया मौका है। पंडित जी, आज तो पंडित जी कहा जा सकता है, तो सम्मेलन हो रहा बड़ा बड़ा तो कहा ही जा सकता है। तो पंडित जी एक काम करिए, आज बहुत अच्छा मौका है। नहीं, ऐसा है कि मैं सम्मेलन वाला सुनिए, हाँ। एक मैं सम्मेलन वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं कर्म से धर्म से ब्राह्मण बहुत अच्छी बात कही आपने। सम्मेलन देखिए, सम्मेलन वाले ब्राह्मण चुनाव में याद आते हैं। और मैं बाई बर्थ ब्राह्मण हूँ, मिश्रा हूँ, गौतम गोत्र है, तो हमें लगता है कि उसमें कोई बहस नहीं है कि बिल्कुल नहीं बहस। मेरा बिल्कुल बहस कहने का तात्पर्य नहीं पंडित जी, लेकिन आप वो वाले पंडित जी हैं। कहने का तात्पर्य ये है। राजेश जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, माफी के साथ टोक रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे। बस मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बात एक बहुत पसंद आई मुझे, कि दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी। तो आज के शर्मा जी भी हैं और राजेश मिश्रा जी भी हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज आप बताइए कौन काम इन्होंने नहीं किया, और ये बताएं कि हमने कौन काम किया। आप बताइए राजेश जी, 5 काम गिनाइए इन्होंने नहीं किए। ये बता, हाँ, ये सुन लीजिए। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया क्या? आज 15 लाख, पिछले महीने में 15 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। क्यों हुए? 44 करोड़ लोग बेरोजगार क्यों हो चुके हैं? ये तो कह रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। महंगाई क्यों बढ़ गई? ये तो पेट्रोल और डीजल का दाम जब 64 या 65 रुपए होता था तो ये शोर करते थे और गैस सिलेंडर को लेकर सड़क पर बैठते थे। आज बताओ वो दाम क्यों बढ़ रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम कम हो रहा है। आज सामान्य बाजार में खाने पीने की चीजों की महंगाई क्यों चौगुनी और पंचगुनी बढ़ जा रही है? क्यों सरसों के तेल का दाम 200 रुपए क्यों हो रहा है? इसको बताना चाहिए ना। बिल्कुल बताइए के शर्मा जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। उन्होंने कहा था हम के शर्मा जी प्लीज रिस्पॉन्ड। तो मैं तो सामान्य सी बात कर, जो इन्होंने प्रतीक भाई, मैं कह रहा हूँ जो इन्होंने कहा था 2014 में और पिछले विधानसभा चुनाव, आप बताइए, बता दें कि जो इन्होंने कहा था बिल्कुल सही पंडित जी, क्या नहीं हुआ बता। बिल्कुल सही पंडित जी, सही राजेश जी, बिल्कुल सही। एक में जी, मैं बिल्कुल प्रतीक जी इनका जवाब दे रहा हूं। पहले मैं राम मंदिर पर इनकी थोड़ी स्पष्टता कर दूं। इन्होंने कहा कि राम मंदिर तो न्यायालय के माध्यम से बन रहा है, तो मैं इनको स्पष्ट कर दूं कि जनाब बिल्कुल कोर्ट में केस था, इसमें कोई दो मत नहीं था। लेकिन आप ही लोग थे ना, कहते थे कि आप नारा लगाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। तो हमने तो वहां पर कह के प्रयास करके सुनवाई को बढ़वा के और किसी तरह उसका निर्णय कराया। और आप क्या कर रहे थे? आपके नेता कपिल सिब्बल से लेके सब लोग बैठ के उस निर्णय को रुकवाने का काम कर रहे थे। खुलेआम कपिल सिब्बल ने कहा बैठ के, एक मिनट बंद कराई, ऐसे नहीं प्रतीक जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था इनके। राकेश जी तिलमिलाइए मत, राजेश जी तिलमिलाइए मत, तिलमिलाइए मत, नहीं तिलमिलाइए मत, आप तिलमिलाइए मत। मैंने आपके समय नहीं बोला था। सुनिए, मुझे सुनिए, तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सुनिए पंडित जी, सुनिए पंडित जी, प्रवचन बंद कीजिए, सुनिए। मैं भी आपको हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ। हाँ सुन लीजिए, प्रतीक जी बंद कराइए। प्रतीक जी ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं बोलिए, होगा। इनको बात पूरी होने दीजिए ना, फिर जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, सबको पता है कि किस तरह से निर्णय कराने में, जो न्यायालय में जब चल रहा था, कांग्रेस किस तरह से वहां पर विरोध कर रही थी, किस तरह से इनके ही नेता लोग वहां वकील जो थे, जो इनके वकील भी हैं वहां, वो लोगों ने जाकर वहां निर्णय को रुकवाने का प्रयास किया।
यही नहीं, ये तो वो लोग हैं प्रतीक जी जो भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया, कोर्ट में जाके हलफनामा दिया सोनिया गांधी के नेतृत्व में, अंबिका सोनी के मिनिस्ट्री से, कि भगवान राम तो इस यहाँ थे ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है उनका। तो ये तो वो लोग हैं आज ये बैठ के मंदिर की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। और जिस तरह से राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था वो तो कोर्ट का आदेश था, वो उनके उससे था क्या, ऐसे ताला खुलवाया क्या उन्होंने? तो वो भी सबको विदित है। तो इसलिए आप झूठ मत बोलिए। आज की डेट पर सबको पता है कि यदि सबसे ज्यादा राम मंदिर के निर्माण पे अवरोधक रही है तो कांग्रेस पार्टी रही। अब आता हूं मैं इनके दूसरे उस पर, जो ये कह रहे हैं कि आप जो है जहां मंदिर जाने की बात है, तो ये मंदिरों का दौरा, तो प्रतीक जी आपको याद होगा 2017 में भी जब यहां पर चुनाव लड़ रहे थे सपा और बसपा, यहां सपा के भी मित्र मेरे बैठे हैं, यूपी के दो छोरे ये चुनाव लड़ रहे थे, जनता ने इनको छुहारा बना के वापस भेज दिया। उस समय भी ये मंदिर घूम रहे थे। और हर यही नहीं, ये तो हर चुनाव में ये पर्यटक हैं, ये तो मंदिर जाते हैं फोटो अप कराने के लिए। आपने देखा सोमनाथ मंदिर से लेके पुष्कर में तो अपनी जो है गोत्र तक इनके नेता बताने लगे। प्रियंका गांधी इलाहाबाद से बनारस तक जो है राधे मां बनकर चली आई विश्वनाथ जी के मंदिर पर। और अभी राजेश जी ब्राह्मण की जो आप बात कर रहे थे, यही राजेश जी हैं जो अभी लहरतारा में बनारस में भिक्षाटन कर रहे थे, ब्राह्मण वोट का भीख मांग रहे थे। ये बाकायदा चैनलों ने बताया, वहां पर रिपोर्टिंग हुई कि भिक्षाटन कर रहे हैं ये ब्राह्मण वोट का। अभी भिक्षाटन का अर्थ तो आप समझ सकते हैं प्रतीक जी कि ब्राह्मण सम्मेलन कोई कर रहा है, कोई भिक्षा मांग रहा है ब्राह्मणों से। तो ये जाति से लेके धर्म से लेके सब तरह के जो तुष्टीकरण से लेके सारे काम जो है ये कांग्रेस पार्टी, सपा और बसपा आज उत्तर प्रदेश में कर रही है। लेकिन मैं पुनः फिर आपसे कह रहा हूं कि इनके जातिवादी, इनके जो है धर्मवादी, सांप्रदायिक राजनीति जनता पूरी जवाब देगी। राजेश जी वेरी क्विकली। प्रतीक जी, हाँ प्रतीक जी अभी शर्मा जी की बात मैं सुन रहा था, जिसे लग रहा था कि इनकी और इनकी सरकार, इनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करा के आदेश करा रही है, जिस तरह ये बोल रहे थे। हमारे जैसे लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, नहीं, हमने कहा हमने प्रयास कराया। प्रतीक जी मैं गलत कोट कर रहे हैं, मैंने मेरा वर्ड वापस सुनाइए। मैंने कहा हमने प्रयास करवाया, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा था, हमने ट्रांसलेशन करा के दिया, यूपी सरकार ने ट्रांसलेशन करवा के दिया। आपने जिस तरह बात की है, लग रहा था कि आपने सर्वोच्च न्यायालय पे आदेश करवा दिया। आप सुन लीजिए, हमने नहीं प्रभावित किया, हमने ये बोला ही नहीं है। मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमने इसको गति प्रदान की, हमने गति प्रदान की, आप करा सकते हैं। बाकायदा हमने पत्र लिख के अनुरोध किया सुप्रीम कोर्ट से कि आप इसकी जल्दी सुनवाई करवाइए। हमने ये कहा है, आप गलत मत बोलिए। प्रतीक जी इनको राइट कीजिए, मेरे वर्ड्स को गलत यूज न करें। जी बनना शुरू हुआ और आपने सही कर दिया। ऐसा ये गलत बोल रहे हैं। सही कर दिया आपने सही कर दिया। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं शर्मा जी, आप गलत बोल रहे हैं। सही बोलना सीखिए, हमने संघर्ष किया, सही बोलना सीखिए। कार सेवा हमने की, शर्मा जी आपने क्या संघर्ष किया? हमने संघर्ष किया, आपकी वजह से लोगों को चोटें आई, लोग जेल गए और आप उसका राइट। मैं डिबेट में वेरी गुड, वेरी वेल टेकन। डिबेट में दो लोग ऐसे हैं डिबेट में दो लोग ऐसे हैं जो 22 मिनट से नहीं बोले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश राइट साहब, ठीक है राजेश जी किसी दल सरकार को श्रेय देने की आवश्यकता नहीं है। राइट राजेश जी, वेरी गुड, मैंने लिया आपका पॉइंट। 22 मिनट है, दो लोग नहीं बोले हैं। मैं सबसे पहले अब सतीश जी आपके पास आता हूं। अरविंद जी से मैं माफी मांग लूंगा, मेरी बात मान जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो सम्मेलन वाले पंडित जी हैं, एक भिक्षाटन वाले पंडित जी हैं, तो आप किस तरफ वाले पंडित जी की तरफ जा रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। एक तो भिक्षाटन वाले पंडित जी और एक है सम्मेलन वाले पंडित जी, तो आपका इशारा और आपकी तरफ किस तरफ इशारा ये जानना जरूरी है। जी सतीश प्रकाश। प्रतीक जी चाहे भिक्षा वाले पंडित जी हो या सम्मेलन वाले पंडित जी, हर पंडित जी को भूख लगती है, पेट सबके साथ है जी, भूख सबको लगती है, रोटी सबको मिलती है। इतने निरीह हैं पंडित, इतने निरीह पंडित हैं। सुनिए देखिए, सुनिए इस सामंतवादी सोच से आप बाहर निकलिए। मैं तो निकल गया बाहर। कोई भी हो सकता है। सुनिए मैं मानता हूं कि इस देश की कुछ जातियां गरीबी में पैदा होती है,
लेकिन जातियों में भी गरीबी पाई जाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सामंतवादी सोच, अब से 100 साल पहले आप ये सोच सकते हैं, लेकिन भूख सबको लगती है, रोजगार सबको चाहिए। और जब आदमी बीमार होता है ना, के शर्मा जी, उसका इलाज मंदिर में नहीं होता, उसका इलाज हॉस्पिटल में ही होता है। सुनिए। हाँ। ये आस्था का चूर्ण बहुत मत चटाइए लोगों को। और के शर्मा जी, आप बताइए कि मंदिर के सुलझाने में आपका क्या रोल है? जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला है, बीजेपी उसमें पार्टी नहीं है। आप मान लीजिए, कहीं ना कहीं आप जो न्याय व्यवस्था के ऊपर इस देश के हजारों करोड़ों लोगों का आज भी विश्वास है। आज भी किसी भारत के लोगों को, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके ऊपर उनका विश्वास खत्म हुआ है। लेकिन एक न्याय व्यवस्था, एक ऐसी न्यायपालिका, एक ऐसी संस्था है जहां आम जनमानस का विश्वास है। के शर्मा जी ये कह करके कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को कोस रहे हैं। दूसरी बात, आपने राम मंदिर तो बनवा दिया, या राम मंदिर आप बनवाएंगे, जरा हमको एक बात का भी जवाब दे दीजिए। भारत में राम द्वारा स्थापित एक ही स्ट्रक्चर है ना, राम सेतु है ना, वो बीजेपी ने नहीं तोड़वाया, वो बाबर ने नहीं तोड़वाया, वो कांग्रेस ने नहीं तोड़वाया। सेतु संतुलन योजना के तहत आप राम द्वारा स्थापित एक स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं और अपने आप को राम भक्त कहते हैं। छोड़िए इन बातों को। आपने कहा विकास मुद्दा होगा, हाँ विकास ही मुद्दा होगा। ऐसा है सतीश जी, प्रतीक जी आप जवाब मेरे को दीजिए। बहुत बड़ा आरोप है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा आरोप है, मैं इसको स्पष्ट कर दूं। सुनिए ना मेरी बात, बहुत बड़ा आरोप सतीश जी लगाए हैं, मैं इसको स्पष्ट करूंगा अभी तुरंत। करिए, जवाब देने दीजिए, करिए स्पष्ट, बिल्कुल आपको मैं अभी जवाब दे दूंगा। करिए स्पष्ट, आ रहा हूँ सतीश, आ रहा हूँ, सतीश जी करिए स्पष्ट, करिए स्पष्ट, करिए। आपके लोगों ने बहुत माल टूट करिए स्पष्ट, शर्मा जी करिए शर्मा जी स्पष्ट करिए। सतीश जी को थोड़ा रोकिए। हाँ बोलिए, वो रुक गए। मैं आपको कह रहा हूं, देखिए प्रतीक जी, मैंने अपने बयान पे क्या बोला? मैंने कहा कि जो राम मंदिर का निर्णय था, इसको हमने गति प्रदान किया। क्यों? इसको मैं स्पष्ट भी करता हूं। सवाल इन्होंने और पूछा था, 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, सवाल कुछ और पूछा था। हाँ, पहले इन्होंने कहा कि आपने, सुनिए, इन्होंने कहा कि आपने निर्णय को प्रभावित किया है। मैं उसका जवाब पहले दे रहा हूं इनको, ताकि आपके दर्शकों को क्लियर हो जाए। 2010 में, और इन्होंने कहा कि आपने क्या किया मंदिर बनाने में, तो मैं दोनों का उत्तर दे देता हूं। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया। इसके बाद जो है अगले जो उसके पक्षकार थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया इसको। 2010 से लेकर लगातार उसका जो अनुवाद होना था उस निर्णय का, उसका अनुवाद नहीं हो पा रहा था। जो केंद्र में सरकार थी, उसने जो है ये काम सरकार का था अनुवाद कराने का, न राज्य सरकार उसमें इंटरेस्ट ले रही थी, न केंद्र सरकार। जब ये अनुवाद ही नहीं हो रहा था तो सुनवाई नहीं आ रही थी। यहाँ वाजपेयी साहब बैठे हैं, उनको इस केस की पूरी जानकारी भी है। तो कोर्ट तो करवा सकती है सरकार ने, कोर्ट तो देखिए शर्मा जी, कोर्ट तो करवा सकती है, वो तो उसके जुरिडिक्शन में है। तो ये श्रेय ले रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं ना इसी बात को, मैं जो सुन लीजिए मेरी बात। तो सरकार का काम है ना। राज्य सरकार ने इस पर जो है विशेष प्रकार प्रयास करके उसको करवाया। यही नहीं, हमने अनुरोध भी किया न्यायालय से कि आप जो है इसका जल्द सुनवाई करके, ये लंबा हो रहा है, इसका जल्द सुनवाई कराइए। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण के उसमें, मंदिर आंदोलन जो हुए उस पर, तो निश्चित तौर से हम तो उसके सहभागी रहे हैं। हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी होगी, राजनीतिक दल, जिसने देश के राजनीतिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे और देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मुद्दों को भी अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया। और जिसका हम पर आरोप क्या लगता था कि आप सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, हमने लिखा। सुनील यादव ट्रांसलेशन हमने करवाया। अरे रुक जाइए, मुद्दा तेजी से हमने करवाया। सुनील यादव जी, सुनील यादव। देखिए प्रतीक जी, मैं बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता को लगभग आधे घंटे से सुन रहा हूं। ये जात पे बात कर रहे हैं, धर्म पे बात कर रहे हैं, मंदिर पे बात कर रहे हैं, भगवान पे बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी विकास पे बात नहीं की, कानून व्यवस्था पे बात नहीं की, रोजगार पे बात नहीं की, महंगाई पे बात नहीं की,
कोरोना में पूरा अव्यवस्था गिना की दिया बात नहीं की, आपको। बिजली की आपने बात नहीं मंदिर से की, बात सड़क चालू की बात थी, नहीं सुनील की, जी। शिक्षा की बात नहीं की। आपने अरे भाई मैंने सरकार सौभाग्य का योजना काम नहीं गिनाई, 24 क्या घंटे मंदिर और बिजली नहीं भगवान की गिनाया। बात करने के लिए क्योंकि आप सरकार आपके में आए कान में थे? सुनाई नहीं पड़ेगा। अरे वो तो हमारे आस्था का आपको विषय कान में है, सुनाई मंदिर नहीं हमारी पड़ेगा। आस्था का विषय है, क्योंकि आप भगवान सुन हमारी नहीं आस्था सकते। का विषय है, लेकिन दवाई तो हमारी सारा चीज जरूरत सुनाया, है, आपने पढ़ाई मंदिर से हमारी चालू किया जरूरत था। है, वक्त बिजली हमारी एक छोटे से जरूरत ब्रेक का, है। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं बहस में। अरविंद वाजपेयी जी से शुरू करूंगा माफी के साथ। वक्त छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे और माफी के साथ एक बार फिर से मैं सीधे रुख करना चाहूंगा अरविंद वाजपेयी जी की तरफ। अरविंद वाजपेयी जी, ओवैसी जी का भी दौरा चल रहा है। ओवैसी जी ने कहा कि अखिलेश योगी पर केस चला देते तो योगी कुछ नहीं कर पाते। पार्टियां चाहती कि देश का 19% मुसलमान गुलामी करे, कोई पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े। ये तमाम सारे सवाल हैं और उन्होंने कहा कि संविधान हमको इजाजत है, किसी के पेट में दर्द क्यों है। ये सवाल के साथ आपका आगाज। जी देखिए अपना प्रतीक जी, ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं। साजन सिंह जी जो सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी यादव प्लस मुस्लिम की राजनीति करती है। लेकिन बीजेपी तो सबको लेके साथ चलती है। देखो वो क्या कर रहे, बीजेपी वालों को बड़ा क्लियर है, देशभक्ति, राम भक्ति और जनता भक्ति, ये तीनों का मिश्रण कर रखा है उन्होंने। अब इन तीनों के मिश्रण से कौन टकराएगा? और इन्हीं तीनों के मिश्रण से आप याद करो 2017 में कितनी सीटें पहुंच गई थी। और इसके साथ साथ जनता के लिए जो काम किए हैं, अभी आपने देखा योगी जी ने 64 पटनों की एक वो बुलेटिन निकाली है। अगर उसको ये ध्यान से पढ़े साजन सिंह, तो उनको सारे काम उसमें उन्होंने लिखा के दिखाए हैं। और इकोनॉमी जीएसडीपी कहां पहुंचा दी है, 10 लाख करोड़ से लेके 21.73 करोड़ तक पहुंच गई है। अरविंद जी, सुनील जी मुस्कुरा रहे हैं, सुनील जी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने से नहीं चले, मुस्कुराने ये तथ्य है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये तथ्य बता रहा हूं। हमने कोई बीजेपी का वो नहीं करना है, लेकिन बीजेपी की जो अच्छाइयां हैं देखिए वाजपेयी जी आप अच्छे वकील हैं। वाजपेयी जी आप हैं अच्छे वकील। तो मैंने रखा था ओवैसी वाला सवाल और ओवैसी से आपको बिहार में फायदा हो गया, तो अब आप वो सवाल का तो सीधा जवाब दे नहीं रहे हैं और आपने बता दिया, घुमा दिया। उसका भी दे रहे हैं, उसका भी बड़ा सीधा जवाब है कि देखिए जब तक विपक्ष बटा रहेगा बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक तरफ एक पार्टी खड़ी है जो 35% और 40% से स्टार्ट होती है और दूसरी तरफ ये 38 पहुंचते हैं। अगर कंबाइन होता, डिवाइडेड आउट कैसे जीत लोगे? डेवलपमेंट के लिए क्या है? बीजेपी के पीछे कौन सा करप्शन का बैगेज लगा हुआ है? इनका कौन सा ऐसा नेता है जिसके पीछे करप्शन का बैग नहीं पड़ा हुआ है? चाहे समाजवादी है, चाहे बीएसपी है, चाहे कांग्रेस है। और राम मंदिर की जहां तक बात कर रहे हैं, यह भी सच्चाई है कि राम मंदिर के आंदोलन को अगर बीजेपी नहीं पकड़ती, अडवाणी साहब अगर यह रथ यात्रा नहीं निकालते और एक माहौल नहीं बनता, तो क्या राम मंदिर का शिलान्यास हो पाता? क्या राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन जो चल रही है, जो हिंदू के लिए गर्व का विषय है, क्या वो हो पाता? फिर तो राजेश जी वाजपेयी जी ने जवाब दिया है। राजेश जी वाजपेयी जी ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी सरकार कुर्बान कर दी, हम तो सरकार में हिस्से में थे, हमने तो सरकार कुर्बान कर दी थी, तो आप हमारे कंट्रीब्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? एनीवे, बस सुनील साजन ने सवाल हाथ उठाया, मैं उनकी तरफ जाता हूं। जी वाजपेयी जी ने कुछ सवाल पूछे हैं आपसे। जी नहीं, मैं तो प्रतीक जी आपके कार्यक्रम के माध्यम से वाजपेयी जी से कहूंगा के शर्मा जी की छुट्टी करें, खुद बीजेपी की तरफ से बात करें। इन्होंने 3 शब्द बहुत अच्छे कहे वाजपेयी जी ने। कहा कि नहीं, मैं मेरे मन में आया, मैंने कहा सुझाव दे दूं। हालांकि वो हमसे बड़े हैं, मुझे सुझाव पता नहीं उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि के शर्मा जी फंस जाते हैं भाजपा की बात रखने में। वो उतना अच्छा झूठ नहीं बोल पा रहे हैं के शर्मा जी जितना अच्छा वाजपेयी जी ने जवाब पर आपके पास ये तो आपकी। अरे मैं आ रहा हूं, मैं अपनी बात रख लूं। टिप्पणी की आपने कहा कि बीजेपी में आपने कहा देशभक्ति है। अरे आप मुझे समझा दीजिएगा, आपने कहा बीजेपी में देशभक्ति है, तो बीजेपी ने देश की रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, ऑयल कंपनियां बेच दी। कुछ अगर बचा हो भक्ति में तो वो भी आप बिकवा दो, तब आप मानिएगा। फिर आपने कहा राम भक्त हैं, ये लोग राम भक्त हैं जो महिलाओं का चीरहरण कर रहे हैं।
ये राम सुनील भक्त जी हैं शायद जो देश में बलात्कारियों को रहते नहीं राष्ट्रवादी हैं। कहते हैं। ये राम विदेश भक्त में ही हैं जो पड़े हैं महामारी क्या? में विदेश बेईमानी में कर रहते गए। हैं क्या? ये राम भक्त हैं जो भगवान राम की जमीन में घोटाला कर गए। इनको आप राम भक्त कहेंगे? ये रावण भक्त हैं, रावण के उपासक हैं। ये दिन में राम और रात में रावण ही जपते हैं। आपने कहा जनता की सेवा की, सुनिए आपने कहा जनता की सेवा की। जी जी नहीं, मैं बिल्कुल करेक्ट हूं। इन्होंने कहा जनता की भक्ति। कौन सा जनता का काम किया? योगी जी ने जो झूठ का पुथन्ना छपवाया है उसको आपने सच मान लिया और जनता की आवाज को सच नहीं मान रहे। आपने कागज में लिख दिया हमने किसान की मदद कर दी, वो सच है। के शर्मा, मैं आपके पास आता हूं। धरने पर बैठा, वो सच नहीं। के शर्मा, एक मिनट वेट करिएगा। वाजपेयी जी कुछ वाजपेयी जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। वाजपेयी जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मैं राजेश मणि जी आ रहा हूं। के शर्मा, के शर्मा, यू हैव टू वेट। आई एम कमिंग। वाजपेयी जी प्रत्येक जी और इस पैनल पे बैठे इस बात को झुठलाइए कि मुलायम सिंह ने राम भक्तों पे गोली नहीं चलाई थी। इस बात को झुठला दीजिए। कोई इस बात को कोई झुठला सकता है क्या? ये बात झुठलाइए कि मुलायम परिवार पर करप्शन के केसेस नहीं है। राम गोपाल से लेके अखिलेश यादव से लेके मुलायम सिंह से लेके, ये बताइए इन चीजों को। मुद्दे पे आइए ना, जनता को मत भटकाइए। काम पे आइए, मुद्दे पे आइए, तो आप कहीं काम पे आइए, एक किसान पे आइए, बेरोजगारी पे आइए, महंगाई पे आइए, गुंडाराज पे आइए, भ्रष्टाचार पे आइए ना। गुंडाराज खत्म कर दिया है यूपी ने। आप आइए, बहस करिए। क्रिमिनल थर-थर कांपते हैं, क्रिमिनल थर-थर कांपते हैं। पीछे कर दिया, अरे सुनिए ना, कितना पीछे कर दीजिए। साजन यादव सुनिए, बहस करिए। क्रिमिनल वहां से भाग गया यूपी से। कई केसेस मैं कर रहा हूँ, क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट जाता है कि मेरा इनकाउंटर ना हो जाए, बचाइए मुझे, बचाइए मुझे। अरे नहीं, आप किसी पैरामीटर पे सही नहीं। के शर्मा, प्लीज रिस्पॉन्ड। के शर्मा, मैं आ रहा हूँ। राजेश जी आ रहा हूँ उसके बाद। के शर्मा, मैं प्रतीक जी केवल इतना कहना चाह रहा हूं। सुनील जी जो कह रहे हैं, मैं काम तो इनको 1000 अभी गिनाऊं, लेकिन मैं केवल आपको 2 उदाहरण बता देता हूं। 2014 में जो वादा हमने किया, काम गिनाइए। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। अरे आप काम गिनाइए, बात सुनिए, बंद कराइए। काम गिनाइए। जी सुन लीजिए। काम बताइए। उत्तर प्रदेश में क्योंकि डिबेट में सुन लेते हैं। मैं आपको 2 परिणाम बता दूं। आप इनको बंद कराइए ना। सुनील क्यों है? इतना क्यों? सुनील आराम से अपनी जानकारी के लिए लिख रहा हूं कौन से काम किए हैं। आप बंद कम से कम उत्तर प्रदेश सुन ले कि क्या काम। ठीक है। के शर्मा, एक मिनट। ठीक है सुनील, बताइए नंबर 1। राइट, बोलिए जी। अब वो बोले, बताइए क्या काम किया। नंबर 1 ऐसा है। सुनील आराम से राजेश जी इतनी देर से बैठे, चुपचाप बैठे, अपनी प्रतीक्षा करें। जी मैं आ रहा हूँ। राजेश जी आ रहा हूँ जी। जो है इनकी फटफटी स्टार्ट हो जाती है, बंद ही नहीं होते। के शर्मा, चलिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमारे 2014 में जो हमने काम किया प्रतीक जी, और उसके बाद 2014 में जो काम किया था उसका परिणाम जो दिखा उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, वो 2017 में दिया। यदि हम काम नहीं किए होते 2014 में, तो हमें क्या उत्तर प्रदेश में इतनी भारी बहुमत मिलती? इसके बाद 2017 से लेके 2019 तक जो 2 सालों में हमने काम किया, उसी की बदौलत 2019 में जो लोकसभा के परिणाम आए, वो आप देखिए, वो भी स्पष्ट करता है कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किस तरह से काम किया। ये तो परिणाम दिखा रहे हैं ना। जो हम काम करते हैं जनता के, यदि उसके मुताबिक नहीं हो तो परिणाम हमारे अनुसार कैसे आएंगे, हमारी उससे फेवर में क्यों आएंगे? और यही यदि ये काम किए होते 2012 से 17 के बीच में, तो क्यों उत्तर प्रदेश की जनता इनको बाहर निकाल देती, सत्ता से बाहर फेंक देती, और क्यों इनको लोकसभा में मुंह की खानी पड़ती? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, काम तो मैं अभी एक साथ आपको गुनाया, लेकिन मैं केवल अयोध्या पर आज आपका इशू है, इसलिए केवल अयोध्या पर भी आपको काम गिना देता हूं कि आज यदि अयोध्या पर एयरपोर्ट की निर्माण हो रहे हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी केंद्र की और राज्य सरकार, इनके कारण 250 करोड़ रुपए एयरपोर्ट निर्माण के लिए हमने दिया, सड़क निर्माण के लिए हमने वह 300 करोड़ रुपए का फंडिंग किया है जहां की उसके विकास के काम चल रहे हैं। 100 करोड़ रुपया उसके पर्यटन स्थल को आगे भव्य रूप में अयोध्या के विकास के लिए हमने दिया है। तो इस तरह से हम लगातार वहां पर, केवल मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं इसलिए। राइट सर, राजेश मिश्रा जी पूरा आपको खाका गिनाया। राइट सर, तो मैं आपको कह सकता हूं जिस अयोध्या में रामलीला के लिए इनके पास पैसा नहीं था, रामलीला करवाने के लिए ये कहते थे हमारे पास फंड नहीं है। ठीक है राजेश जी, 7 लाख दीपोत्सव दिया जला भगवान राम की आराधना जी जी राजेश जी, इसके पास भगवान राम के शर्मा जी, ठीक है सर, क्षमा के साथ कहना चाह ठीक है प्रतीक जी प्रतीक जी क्षमा के साथ कहना चाह रहा हूं। बोलिए, आप सब कुछ बोलिए, हमें सब स्वीकार है। समय में एक घोषित बीजेपी के प्रवक्ता और एक अघोषित बीजेपी के प्रवक्ता को बुला लिया। आपने 80% समय तो 2 लोगों को दे दिया, बाकी लोगों को फिर क्यों बुलाया जाता है? मैं क्षमा के साथ आपसे कह रहा हूँ। और दूसरी बसपा शर्मा जी बोलने दीजिए, ऐसा मत बोलिए, आपको मैं जानता हूँ कितने बड़े विद्वान है, आपको मैं जानता हूँ कितने बड़े विद्वान है। आप जिस चैनल पर बैठे हैं, आप नहीं मिले, आप सपा से नहीं मिले, आप बीएसपी से नहीं मिले, आप बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। आप सुनिए, आप आपने आरोप झूठा कैसे लगाया? आपने झूठा आरोप कैसे लगा दिया? आपने झूठा आरोप कैसे लगाया? आप लोग जानते ही नहीं है। आप लोग महाराज राजेश जी, भाजपा के लोग 42 घंटे झूठ बोलते हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? राजेश जी को सुन लीजिए, झूठ के सिवा कुछ बोलना जानते? राजेश जी को सुन लीजिए, आप लोग सत्य बोलना जानते ही नहीं। पंडित जी बोलिए। सुनिए, अभी वो कह रहे थे जी, अभी ये कह रहे थे भिक्षाटन वाले ब्राह्मण सुदामा भी होता है, ब्राह्मण परशुराम भी होता है। वो गरीब होता है तो सुदामा होता है, और जब अहंकार को तोड़ना होता है तो परशुराम होता है। और इन लोगों का अहंकार यही परशुराम इस चुनाव में तोड़ने जा रहा है, जिस तरह इन लोगों का अहंकार है। पॉइंट ए। दूसरी बात यह कह रहा हूं कि बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों के प्रयास से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप वादी नहीं थे, आप प्रतिवादी नहीं थे, आप कोई पक्षकार भी नहीं थे। आपने पक्षकार फैसले के बाद आप जबरदस्ती आपने पक्षकार की हैसियत से उसमें आप घुस गए, और जो वाकई पक्षकार था उसे आपने बाहर कर दिया। वो लोग चले गए, वो लोग बनारस चले गए, बाहर चले गए। तो और महंगाई पे आप बोल नहीं सकते, बेरोजगारी पे आप बोल नहीं सकते, आप भ्रष्टाचार पे बोल नहीं सकते, आप अपराध पे बोल नहीं सकते। आपको झूठे आंकड़ा देना है, आपको कहना है कि कोरोना पे हम जीत गए। कोरोना पे महाराज आपकी सरकार ने दिल्ली में कहा कि एक भी व्यक्ति वैक्सीन से नहीं मरा। बनारस के अंदर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं कि अकेले बनारस में कम से कम 2.5 लाख लोग मरे हैं। कोई ऐसा गांव नहीं था जिस गांव के नीचे यदि कोई नदी बहती है तो उसमें कोई वहां सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रहती थी, जो लोग कोरोना में सही मर रहे थे। तो ऐसी बात मत करिए, आप आराम से अपनी बात कहिए, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, आपका जवाब देंगे। लेकिन यदि आप हर बात में इंटरफियर करेंगे तो फिर आप ही बोला करिए, आप ही सुना करिए, फिर दूसरे बोलने की आवश्यकता नहीं। जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और अब वाजपेयी जी ने जो बात कही है कि अघोषित, नहीं कोई बात नहीं, पंडित जी आपकी बात, सबसे बड़े भाजपा के प्रवक्ता हैं जी। अरे पंडित जी आपकी बातें सर माथे पे, बहुत बनारस का तो कोई आदमी अगर कुछ बोल भी दे तो भी बहुत, हम तो उसको बहुत विद्वान मानते हैं। तो आपकी बात तो सब हमने सहज भाव से ली, बहुत सहज भाव से ली। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी के प्रवक्ता हैं, अभी हैं प्रवक्ता वहीं के, तो आप जवाब दीजिए। अघोषित कहा गया है, आप ही बताइए और आपके सारे सवालों के जवाब दीजिए। वाजपेयी जी ने बहुत हम तो एक ही बात कहेंगे, अघोषित और घोषित कुछ नहीं होता। एलजेपी आज की डेट में भी एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी के साथ है बाकायदा, और आगे भी रहेगी, क्योंकि 2014 में हमने इनका दामन थामा था और आगे भी थामे रहेंगे। सवाल का जवाब दीजिए। मिश्रा जी ने सवाल पूछा है, सवाल ये वाजपेयी जी मिश्रा जी ने सवाल पूछे और सीधे सवाल पूछे, मिश्रा जी के सवालों का जवाब दिया जाए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैंने आपको जवाब दिया कि राम मंदिर का श्रेय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जाता है, और ये जनता के दिलों में घुस चुका है।
इसको इनके कहने से नहीं निकल जाएगा। टेक्निकल मैटर से कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें ये पार्टी नहीं थे। राम मंदिर बनाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जाता है। अब आइए यूपी में क्राइम पे, आइए क्राइम पे। यूपीए में मैंने आपको बताया कि क्राइम के नाम पे बदमाश सारे यूपी छोड़ गए हैं। कौन से हैं? अंसारी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट 4 बार जा चुके हैं कि मेरे को जान बचानी है। थर-थर कांपते हैं। योगी राज में हुआ है। दूसरी बात आई है डेवलपमेंट में, यूपी की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई है। आप उदाहरण दे रहे हैं। आप ब्रजेश सिंह का नाम क्यों नहीं लेते? जो बनारस के जेल में बंद, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ब्रजेश सिंह अपराधी तो जेल में बंद होना चाहिए, दूर भेजा गया। अपराधी जेल में बंद होना चाहिए किसी भी समाज का है। देखिए अपराधियों से ये सरकार कोई समझौता नहीं करती है। 1000 करोड़ की अपराधियों की प्रॉपर्टियां डिमोलिश करी गई हैं बुलडोजर लगा के, तो वो भी जरा ध्यान रखिए। इसीलिए हमने कहा कि क्राइम रेट सुधरा है। अब ये नहीं हो रहा है कि हर थाने में SHO यादव लगेगा। ये नहीं हुआ है योगी राज में, कम से कम ये नहीं हुआ है कि मुस्लिमों को अपीलमेंट कर दी है। ये नहीं हुआ है कि मंदिर के पुजारियों को पैसा दिया गया है। देखिए स्कीम, अमित शाह जी अभी तो भाषण दे रहे हैं, अभी तो आप भाषण दे रहे हैं कि डिस्टर्ब न करिए। और अब क्या हुआ आपको? सुनिए ना जरा बात को मिश्रा जी, आप भी राजनीति करते हैं। आप सारे माफियाओं की बात करिए ना। नहीं बात सही, आप सारे माफियाओं की बात क्यों नहीं करते? योगी जी का एजेंडा बड़ा क्लियर है। योगी जी का एजेंडा बड़ा क्लियर, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा, ये आते ही कहा था उन्होंने, और उसको लागू किया, उसको लागू किया बकायदा। बताइए विकास दुबे का केस भी क्या किसी का जुडिशियल नोटिस हुआ? किसी का किसी कोर्ट कचहरी ने कुछ उनके खिलाफ कहा क्या? तो देखिए ये कानून का राज काम करेगा। थाने के अंदर हत्याएं हो रही हैं, लखनऊ में हत्याएं हो रही है, कानून का राज है ये। करप्शन में कौन सा मिनिस्टर इनका फंसा हुआ है बताइए मुझे। सुनिए, किसके खिलाफ FIR हुई है बताइए मुझे। होगी तो आपके सरकार जब जाएगी, इंक्वायरी होगी तो पूरी सरकार बन जाएगी। पूरी सरकार बन जाएगी। कानून तो अभी है, कानून आज की डेट में भी है। आप इनसे नहीं लड़ सकते। हाँ, तो सरकार चुनाव सतीश जी मुझे मालूम है आज आप बोल नहीं पाए हैं, मुझे मालूम है आज आप बोल नहीं पाए, मुद्दे बहुत आपके पास थे, आप बोल नहीं पाए हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं आपसे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। गहमा गहमी लगातार बनी हुई है। दीपावली में प्रधानमंत्री दीपोत्सव का पे अयोध्या का दौरा करेंगे। बीएसपी ने भी अयोध्या से अपना प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू कर दिया है और उधर असदुद्दीन अवैसी अयोध्या का दौरा करेंगे। लगातार वो उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। और इधर एक खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी भी अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालेगी और लगातार समाजवादी पार्टी के भी गतिविधियां तेज हैं। इन सब के बीच में ये तमाम